जब नेताजी के गुजर जाने के बाद उनको पद्म विभूषण मिलता है और उनके बेटे हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। और फिर एक खबर दिखाई देती है कि पद्म विभूषण लाकर अखिलेश यादव जी ने नेताजी के गुरु के हाथों में। ये तो उनकी हमारे प्रति आदर था, भावना थी और वो नेताजी का भी सम्मान था। और ये तो बात सही है कि नेताजी से हम तो अखिलेश जी से भी दुगने समय से जुड़े थे। अखिलेश जी का जन्म 72 का, हम नेताजी से जुड़े थे 58 से जुड़े हुए। तो ये 60 साल 60-70 साल। तो मैं हम लोग बड़े नज़दीक रहे, तरह तरह से नज़दीक रहे, साथ अध्यापक रहे, साथ एक विचारधारा थी और साथ काम किया, इलेक्शन लड़े, सब सुख दुख उठाए। तो इसलिए वो तो जाहिर है शुकाबाद में जब वो कर रहे थे तब भी हम जुड़े रहे उनसे, शुकाबाद आते जाते। तो वो तो उन्होंने किया। तो लेकिन अखिलेश जी के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जो राजनीति के उनमें जो दूरदृष्टि होती है वो इनमें है, जो ज्ञान होना चाहिए वो इनमें है। जो एक सफल राजनीतिक वो होता है जो कभी क्रोध न करे और बुरी सी बुरी बात का भी जवाब हंस के दे और अच्छी तरह से दे। भाषा का स्तर इतना गिरता जा रहा है राजनीति में, उसमें अगर किसी कोई अपना स्तर भाषा का गिरने से बचाए हुए है तो वो नाम अखिलेश यादव का राजनीति में दिया जा सकता है, केवल नंबर 1। इसलिए मैं उनको थोड़ा सा नंबर ज़्यादा देता हूँ राजनीति में। दूसरी बात ये जो पीडीए का जो है मसला, ये उन्होंने है तो पीडीए जो संविधान में लिखा है उसके अनुसार है। संविधान जो है ये जो पिछड़े दलित थे, जो पिछड़े थे, जो आरक्षण दिया है, तो एक तो आदिवासियों को दिया है आरक्षण, 3 लोगों को दिया, एक शेड्यूल्ड कास्ट। ये शेड्यूल्ड कास्ट क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट जो है कि जो पहले तो पिछड़ों का उत्थान करना था, उन्हें जोड़ना था। पिछड़ों में जो अति पिछड़े थे उनकी एक सूची बनाई गई और वो संविधान में जोड़ दी गई, उसको कहा गया शेड्यूल्ड कास्ट। उनसे जो बच रहे उनको अदर बैकवर्ड का, ये अदर शब्द कहाँ से आया? जो उनसे बचे। ये बहुत से लोग नहीं जानते कि ओबीसी का क्या मतलब है, अदर बैकवर्ड क्या मतलब। अदर माने अदर देन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब। हाँ, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब। और वो उनको अदर वो और एक आदिवासी ट्राइब उनकी भी शेड्यूल बन गई। इन दोनों से जो बचे वो बैकवर्ड। तो ये एक ही क्लास था, ये संविधान का मतलब था। लेकिन इसको राजनीतिज्ञों ने आपस में लड़ाने की कोशिश की। जो अखिलेश जी का विजन में जो देख रहा हूँ कि जो संविधान की मंशा थी कि ये तीनों एक है, तभी तो अदर बैकवर्ड कहा, वो और अदर बैकवर्ड, वो उन्होंने एक मंच में लाके फिर खड़े कर दिए। पीडीए उसका। हाँ, ये इनकी पॉलिटिकल विजडम का सबसे बड़ा उदाहरण है और उसका फल भी उन्हें मिला कि ये आज वो तीसरी पार्टी में, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में संसद में उपस्थित है। और अगर यही हाल रहा और पीडीए का इसी तरह रहा तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि सन 27 के चुनाव में बहुत दूसरे सुखद परिणाम होंगे। नेताजी जब शुरुआत कर रहे थे तो मंडल आंदोलन के सामने मंदिर और कमंडल का आंदोलन, वो भी एक सांप्रदायिक चुनौती थी। अखिलेश यादव जी पर आपने चूंकि बात कर दी है, तो अखिलेश यादव जी जिस समय राजनीति में हैं, उनके सामने भी कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहता है धर्म के नाम पर बंटोगे कटोगे। किसकी राजनीति को मुश्किल देखते हैं? पहली बात है, इसके बारे में मेरे अपने विचार हैं, वो पहले बता जी कि हिंदू राष्ट्र को बनाने की जो नारा है जी, ये बीजेपी जो नहीं कर रही है, ये नागपुर का पुराना एजेंडा था। जब संविधान बन के तैयार हुआ तब भी ये कहा गया कि इसमें मनुस्मृति की कोई बात नहीं है, इसमें हिंदू की कोई उत्थान की कोई बात नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। तो ये असल में उनका वो है। आज इत्तेफाक से बीजेपी की सरकार है। अब उनके सामने 2 समस्याएं हैं। एक तो उन्होंने जब आरएसएस के वो स्वयंसेवक बने थे तब एक शपथ खाई थी कि हम हिंदुत्व के लिए काम करेंगे, लेकिन संविधान हिंदुत्व के लिए काम करने की इजाज़त देता नहीं है। संविधान की स्पिरिट जो है उसमें आप ये कह ही नहीं सकते कि मैंने तो इस पर पूरा लेख लिखा है
जब इन्होंने कहा कि केवल राम भक्ति ही देशभक्त हो सकता है, तो मैंने कहा राम भक्त तो हमने भी छंद लिखे हैं राम पर 50। लेकिन हम देशभक्त नहीं हैं, क्योंकि हम राम को देवता नहीं मानते, हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। और इसलिए वो अब कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई किसी की पूजा का, काली बंगाल में शक्ति की पूजा होती है, आसाम में शक्ति की पूजा होती है, तो क्या ये देशभक्त नहीं है? या जो सिख लोग हैं जो नहीं मानते राम को, वो देशभक्त नहीं है? मतलब बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, और सब पारसी हैं, ये राम को नहीं मानते। सब राम को मानने वाले तो अवध के अलावा आप दक्षिण हिंदुस्तान में कृष्ण को ज्यादा मानते हैं। आप उनके जितने भी नाम राम सब के तो मंदिर भी नहीं है, नहीं, सब कृष्ण के नाम पे नाम है। पार्थ सारथी, गोपाल कृष्ण, यानी आपको मिलेंगे, राम पे बहुत कम नाम मिलेंगे। तो ये मैंने उसका वो गया, ये संविधान का इजाज़त नहीं थी किसी एक को करे। आप ये देखिए कि ये तीनों, एक बात तो ये समझने की है कि बहुत ज़रूरी कि सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी ये अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक के बगैर दूसरा नहीं रह सकता। बिल्कुल। अगर सेकुलरिज्म खत्म हो गया, आज नेपाल में सेकुलरिज्म नहीं था, वहाँ हिंदू स्टेट थी, वहाँ डेमोक्रेसी का क्या हाल है आपने देखा। इस्लाम का क्या हाल है जो पाकिस्तान का, वहाँ पर डेमोक्रेसी खत्म हो गई, थियोक्रेटिक स्टेट थी, तो डेमोक्रेसी वहाँ नहीं है नहीं। और अच्छा, इसी तरह से रशिया है, रशिया सबसे बड़ी सोशलिस्ट कंट्री थी, लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी। तो जो आयरन कर्टेन थी, उसके रहने के कारण सोशलिज्म डिसइंटीग्रेट हो गया। तो ये उदाहरण है, हम देश को देखें कि बिना सोशलिज्म के, बिना डेमोक्रेसी के सोशलिज्म नहीं रह सकता, उसी तरह से बिना सोशलिज्म के डेमोक्रेसी और बिना सेकुलरिज्म के डेमोक्रेसी नहीं रह सकती। अब ये लोग सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का विरोध करते हैं। योगी जी कई बार कह चुके हैं कि सब सोशलिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बाद में जोड़ा गया। लेकिन ये बाद में नहीं जोड़ा गया, ये उनकी स्पिरिट में शुरू से था कि किसी भी तरह का भेद, भाई है क्या चीज़, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज पॉलिटिकल इक्वलिटी इज डेमोक्रेसी। सेकुलरिज्म, रिलीजियस इक्वलिटी इज सेकुलरिज्म, और सोशल इक्वलिटी इज सोशलिज्म। दे आर ऑल द थ्री आर बेस्ड ऑन द वन प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड मैन। अब ये सवाल ये है कि आप ये कहें कि हम एक इक्वलिटी में विश्वास करते हैं, दूसरे नहीं करते। तो ये इनकी मजबूरी है कि इन्होंने कसम खाई थी आरएसएस में कि उसको हिंदू स्टेट बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि संविधान को जब इन्होंने देखा कि हम बदल नहीं पाएंगे, और संविधान को 400 का नारा दे के बदलने के जो इरादे थे जब खत्म हो गए, तो उन्होंने एक दूसरा बाईपास निकाल दिया कि संविधान यही रखेंगे, लेकिन काम हम अपना करेंगे पीछे से बाईपास है। उसके उन्होंने कितने काम किए। पहला काम ये किया कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी उनकी स्वायत्तता समाप्त कर दी गई। प्रेस से लेके आप और बड़े चार्ल्स के साथ में उन्होंने ऐसे ऐसे राष्ट्रपति बनाए जो उनकी इच्छा के विरुद्ध चल ही कुछ कह ही नहीं सकते थे। कई ऐसे हमारे राष्ट्रपति हुए हैं पहले वाले जिन्होंने सरकार की बात को नहीं माना है। KR नारायणन, अब्दुल कलाम, ये लोग बहुत हुए। राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह भी, ज्ञानी जैल सिंह को हमने भी कहे, लेकिन उसको फखरुद्दीन अली अहमद थे और वह ये ऐसे लोग थे। ज्ञानी जैल सिंह तो थोड़े से झुके हुए थे कांग्रेस की तरफ, लेकिन ये तो बिल्कुल झुके हुए हैं। और दोनों उपराष्ट्रपति और दोनों ये लोग तो उनके उपराष्ट्रपति उनके सामने खड़े नहीं होते, बैठ नहीं सकते, झुके रहते। तो इसलिए ये बात तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि वो संवैधानिक संस्थाएं हैं। लेकिन आरएसएस यानी आप भी मानते हैं सबसे बुनियादी खतरा है। नहीं आरएसएस है, वो जो मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या किया कि जो स्वायत्तता समाप्त कर दी सारी जो संवैधानिक संस्थाएं थी। सबसे बड़ी जो समाजवाद कहता है वो अमीरी और गरीबी का फासला बढ़ना नहीं चाहिए। 84 करोड़ लोग जो हैं उनको खाना सरकार देती है, गरीबी का सबसे, हालांकि आपके गूगल पे ढूंढो तो 28 करोड़ है गरीब, लेकिन 84 करोड़ खाना सरकार खिलाते तो कितने हुए, कहाँ से हुए। तो दूसरी बात यह है कि जिस तेजी से
करोड़पतियों की संख्या, अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, उससे दो फासला गरीबी और अमीरी का और बढ़ता जा रहा है। ये हमारे संविधान का सबसे बड़ा विपरीत इच्छा के विपरीत हो रहा है। तीसरी बात यह है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी बिलीव्स इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसीलिए पंचायत राज तक की कल्पना की गई। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि ये सारे इन्होंने यहाँ तक कर दिया कि जो विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो अंतर था उसको भी खत्म करके, और ये कार्यपालिका को प्रमुख बनाना चाहते हैं। अभी तक न्यायपालिका पे वो जादू नहीं चल पाया, लेकिन कार्यपालिका का और उसका तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। संसद जो अलग चीज़ थी कार्यकारिणी से, कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी थी, लेकिन जब से ये आए हैं तब से इनकी मर्जी चलती है संसद में। ये उत्तरदायी नहीं रहे, और उत्तरदायी नहीं रहे जो डेमोक्रेसी का मूल है, उसमें उत्तरदायी इसलिए ना आज तक इन्होंने एक प्रेस नहीं की, तो जब से सवाल ही नहीं किया जा सकता। विदेशों में की, यहाँ हिंदुस्तान में दूसरी बात यह है कि जो भी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबा देते हैं। आंसरेबिलिटी इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, तो आंसरेबिलिटी इन्होंने ख़त्म कर दी, तो ये डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए इनके हम खिलाफ हैं।